हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट अकाउंटेंसी विद विनोद। दोस्तों, हमने टर्म 2 के अंदर जो सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके अंदर जो टॉपिक्स को हम एक एक टॉपिक को इम्पोर्टेंट को कवर करते हुए चल रहे हैं। आज जो आपके जो टर्म 2 के अंदर एक चैप्टर है जिसका नाम है कंपनी अकाउंट के अंदर इश्यू ऑफ डिवेंचर, ये हमारा चैप्टर का नाम है। कंपनी की जो बुक्स है आपकी उसके अंदर एक चैप्टर है इश्यू ऑफ डिवेंचर। इश्यू ऑफ शेयर भी है लेकिन वो टर्म 1 में हो गया है। इश्यू ऑफ डिवेंचर नाम का जो चैप्टर है वो हमारा टर्म 2 का पार्ट है और टर्म 2 के अंदर जो है ये 8 मार्क्स का वेटेज रखता है। ये चैप्टर इश्यू ऑफ डिवेंचर कितने मार्क्स का वेटेज रखता है? तो 8 मार्क्स का। इस टॉपिक के अंदर या इस चैप्टर के अंदर हमने सारी चीज़ें पढ़ ली थी। देखिए, पहला हमने पढ़ा था मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डिवेंचर, कैरेक्टरिस्टिक एंड फीचर ऑफ डिवेंचर, क्या होते हैं बॉन्ड्स, क्या होते हैं, डिफरेंस बिटवीन डिवेंचर एंड शेयर, डिफरेंस बिटवीन डिवेंचर होल्डर एंड शेयर होल्डर, कितने टाइप के डिवेंचर हो सकते हैं, डिवेंचर इश्यू कैसे कैसे हो सकते हैं। पहला पढ़ाया था फॉर कैश, सेकंड पढ़ाया था अदर देन कैश, और अदर देन कैश के अंदर मैंने क्या क्या पढ़ाया था? एक तो हमने प्रमोटर्स को किए थे, एक मैंने वेंडर को किए थे, एक मैंने अंडरराइटर्स को किए थे डिवेंचर इश्यू। सारी एंट्रीज आनी चाहिए, सारे ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर रखे हैं, आप आराम से देखिए उनको और इस पूरे चैप्टर का रिवीजन करिए ताकि आपके 8 मार्क्स की श्योरिटी हो। और उसके बाद में मैंने पढ़ाया था इसके अंदर, वो पढ़ाया था, सॉरी एक और टॉपिक था इसके अंदर मैंने लिखा था कोलेटरल सिक्योरिटी, इश्यू एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, लेकिन शायद मैं कोलेटरल सिक्योरिटी को नहीं करवा पाया था। फिर उसके बाद में वो भी पढ़ाऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट मैंने पढ़ाई थी वो ये थी, और इस एग्जाम के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट किसी को अगर पढ़ना है तो ये जरूर पढ़े, इश्यू ऑफ डिवेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। 100% क्वेश्चन आएगा। उसके बाद में है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर के क्या ट्रीटमेंट होते हैं, एंट्री आनी चाहिए आपको। और एक टॉपिक ये भी बचा हुआ है राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। ये छोटे छोटे से टॉपिक, एक कोलेटरल सिक्योरिटी का और एक डिस्काउंट को राइट ऑफ करने का या फिर लॉस को राइट ऑफ करने का, ये आज की क्लास में हम इसको कवर करेंगे। देखिए, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। ये सारे इश्यू ऑफ डिवेंचर के जो टॉपिक थे वो मैं बता देता हूँ एक बार। फॉर कैश पढ़ा था हमने, अदर देन कैश पढ़ा था, लेकिन इश्यू ऑफ डिवेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं पढ़ा था। इसको मैं आज आपको समझा देता हूँ। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर इश्यू ऑफ डिवेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं आता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इश्यू ऑफ डिवेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी वेरी सिंपल टॉपिक। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है 2 to 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, आपके सही होना चाहिए। देखो मैं बताता हूँ, मैं सीधा आपको लेके आता हूँ। टॉपिक का नाम हमारा इश्यू ऑफ डिवेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, जो कि आपको हमारी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सबसे पहली चीज़ क्या बताएगी सर आप हमें? देखिए, सबसे पहले मैं अगर इसकी एंट्रीज बता दूंगा और उसके बाद में उसको बैलेंस शीट में कैसे शो करते हैं वो भी दिखा दूंगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है, 10 मिनट का टॉपिक है केवल। लेकिन इश्यू ऑफ डिवेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होता है, अगर ये आपको समझ में आ गया तो मेरे हिसाब से आपको किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। देखिए आप कैसा, 2 मिनट समझिए खाली कि क्या होता है इश्यू ऑफ डिवेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, होता क्या है। मैंने बोला ये एक पर्सन है या हो सकती है कोई कंपनी है, कोई भी हो सकती है। इस पर्सन को मान लीजिए आपको लोन की रिक्वायरमेंट, और ये लोन लेने के लिए कहाँ जाएगा? तो बोले बैंक जाएगा सर, या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होती है, कोई भी हो सकती है जो फाइनेंस का काम करती है, उसके पास जाएगा। अब इसको लोन चाहिए तो देखो बैंक वाले क्या होता है, जैसे लोन चाहिए, अगर मान लीजिए मेरे को ही लोन चाहिए तो मैं बैंक के पास गया लोन के लिए, तो बैंक वाले सबसे पहले मेरे से मांगते हैं कि भाई क्या श्योरिटी है कि आप हमें पैसा वापस दे दोगे। भाई ये सबसे मेन समस्या आती है, बोले क्या श्योरिटी है कि आप हमें पैसा वापस दे दो, इसके लिए हमें कुछ सिक्योरिटी चाहिए। बोले सिक्योरिटी क्या चाहिए बताइए आप, भाई पैसे हमें चाहिए, लोन चाहिए, बताइए आपको क्या सिक्योरिटी चाहिए। तो बैंक वाला बोलता है कि भाई आपका कोई प्रॉपर्टी हो या कुछ भी हो वो हमें एज अ सिक्योरिटी चाहिए। बोले ठीक है। अगर मैं पूछता हूँ कि अगर सिक्योरिटी चाहिए तो आपको भी पता होगा जब सिक्योरिटी की एज ए सिक्योरिटी हम कुछ देते हैं इनको, तो मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी के पेपर दे दिए। अब प्रॉपर्टी के आपने पेपर दे दिए, इसका मतलब आपने प्रॉपर्टी इनको नहीं दे दी है। प्रॉपर्टी तो आज भी आप ही यूज कर रहे हैं और पहले भी आप ही यूज करते थे, लेकिन जब आपने लोन लिया
तो कुछ प्रॉपर्टी के जो हमारे पास पेपर होते थे वो हमारे पास रहते थे, वो हमने बैंक को दे दिया है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि जो आपने ये बैंक को पेपर जो आपने दिया है, क्या आपने प्रॉपर्टी सेल कर दी है क्या? नहीं सर, हमने प्रॉपर्टी सेल नहीं की है, हमने प्रॉपर्टी के पेपर जो है वो मोर्गेज रखे हैं। और मोर्गेज का मतलब ये होता है कि जब तक वो हम उस लोन का रीपेमेंट नहीं कर देते हैं तब तक वो उसके पास रहेगा, और जैसे ही वो लोन का रीपेमेंट हो जाएगा तो वापस से पेपर मेरे को मिल जाएगी। बोले हाँ सर, यही होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? देखो, दो तरह की सिक्योरिटी होती है, आप याद रखिएगा। पहली सिक्योरिटी होती है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी और प्रिंसिपल सिक्योरिटी। ये जो आपने प्रॉपर्टी के पेपर रखे, दैट इज अ प्राइमरी और प्रिंसिपल सिक्योरिटीज। लेकिन बैंक वाले और होशियार है। बैंक वाले ये बोलते हैं कि मान लीजिए इस प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो गई तो फ्यूचर में जाके, तो वो क्या चाहते हैं कि आप एक काम करिए, हमें कुछ एडिशनल सिक्योरिटी भी दीजिए। तो बोले एडिशनल सिक्योरिटी चाहिए, तो उसका क्या करें? अब एडिशनल सिक्योरिटी मतलब ये होता है कि आप प्राइमरी सिक्योरिटी जो आप अपनी प्रॉपर्टी के पेपर दे रहे हैं वो तो दे ही रहे हैं, उसके साथ में एक और सिक्योरिटी बैंक को दे रहे हैं। बोले अच्छा सर, तो जो हम एक और सिक्योरिटी दे रहे हैं उसको हम बोलते हैं बेटा कोलैटरल सिक्योरिटी, या फिर एडिशनल सिक्योरिटी, या फिर सेकेंडरी सिक्योरिटी। क्या बोला मैंने? आपने लोन लिया, लोन के अगेंस्ट में आपने क्या रखा? प्रॉपर्टी का पेपर मोर्गेज रखा, दैट इज अ प्राइमरी और प्रिंसिपल सिक्योरिटी। और अगर प्राइमरी और प्रिंसिपल सिक्योरिटी के अलावा आप कुछ भी सिक्योरिटी रखते हैं, दैट इज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। अब हम यहां कंपनी क्या करती है, अब कंपनी की बात करते हैं, पॉइंट पे आते हैं। कंपनी क्या करती है, देखो मान लीजिए ये कंपनी है। अब कंपनी ने मान लीजिए लोन की रिक्वायरमेंट है, 50 करोड़ का लोन चाहिए। अब 50 करोड़ का लोन चाहिए तो बैंक ने लोन के लिए पहले अप्लाई किया बैंक के लिए, बैंक के पास। फिर क्या हुआ, बैंक ने बोला कि आप हमें सिक्योरिटी दीजिए, प्रॉपर्टी वगैरह कुछ भी, वो भी बैंक ने अपना मोर्गेज रखा। लेकिन कंपनी बोल रही, बैंक बोल रही है कि आपको कुछ और सिक्योरिटी देनी होगी। तो और सिक्योरिटी के लिए बैंक ने बोला कि कंपनी ने बोला कि भाई देखो मेरे पास और सिक्योरिटी के लिए और कुछ है या नहीं है, लेकिन मैं आपको और सिक्योरिटी के लिए फिलहाल हमारे पास जो डिबेंचर हैं वो मैं आपको इश्यू कर सकता हूँ। मतलब जो मेरे पास डिबेंचर होते हैं या डिबेंचर सर्टिफिकेट्स हो गए, इस टाइप के डिबेंचर होते हैं, जो डिबेंचर्स होते हैं वो डिबेंचर मैं क्या कर लेता हूँ, आपके पास मोर्गेज रख लेता हूँ। मैं आपको सेल नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको दे नहीं रहा हूँ। जैसे इसको सेल कहाँ किया था, प्रॉपर्टी को केवल मोर्गेज रखा था, इसके पास रखा था, तो ये डिबेंचर्स मैं आपके पास रख लेता हूँ। तो जब डिबेंचर को एज अ एडिशनल सिक्योरिटी बैंक के पास रखा जाता है, दैट कॉल डिबेंचर इश्यू एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। अब आपको समझ में आया होगा कि अपन बार बार पढ़ रहे हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी, इश्यू ऑफ डिबेंचर एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी। क्या होता है सर इश्यू ऑफ डिबेंचर एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी? तो मैं आपको वापस से बताता हूं कि जब डिबेंचर को एज एडिशनल सिक्योरिटी आप अगर मोर्गेज रखते हैं या इश्यू करते हैं, दैट इज अ डिबेंचर इश्यू एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी। सबसे पहले मैंने आपको कोलैटरल सिक्योरिटी का मीनिंग समझाया है, वो आपको पता होना चाहिए। बोले क्या होता है सर कोलैटरल सिक्योरिटी का मीनिंग? तो वो भी मैंने आपको बता दिया। कोलैटरल सिक्योरिटी का मीनिंग होता है बेटा कि अगर हम कोई प्राइमरी सिक्योरिटी के अलावा अगर कुछ और सिक्योरिटी रखते हैं, दैट कॉल कोलैटरल सिक्योरिटी, और सेकेंडरी सिक्योरिटी और सेकेंडरी सिक्योरिटी। बोले ठीक है सर, या एडिशनल सिक्योरिटी। बोले ठीक है सर। अब देखिए आप क्या लाइन लिखी है वो भी पढ़ लीजिए। आपने लिखा है कि सर लोन टेकन आर सिक्योर्ड बाय मोर्गेज ऑफ द एसेट्स। आप सीधा सीधा से लाइन पढ़िए, लोन टेकन। बोले हाँ सर, लोन टेकन आर सिक्योर्ड बाय। बोले हाँ सिक्योर्ड बाय। बोले किससे सर? मोर्गेज ऑफ द एसेट्स। बोले ये तो सर कहाँ है कोलैटरल सिक्योरिटी होती है? अरे मैंने कब बोला कि कोलैटरल सिक्योरिटी होती है? मैं बोल रहा हूं कि जो जनरली जो लोन होता है वो सिक्योर होता है मोर्गेज ऑफ द एसेट्स। बोले हाँ सर, इज नोन एज प्राइमरी और प्रिंसिपल सिक्योरिटी। इसको तो हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी और प्रिंसिपल सिक्योरिटी बोलते हैं। बिल्कुल सही है सर। लेकिन ये कोलैटरल सिक्योरिटी क्या होता है? और सिक्योरिटी गिवन in the addition to the primary or principal security is term or known as a collateral security। अगर हम सिक्योरिटी और देते हैं, सिक्योरिटी गिवन इन एडिशन टू द प्राइमरी, इस जो प्राइमरी और प्रिंसिपल सिक्योरिटी के एडिशन में और कुछ सिक्योरिटी देते हैं, दैट कॉल कोलैटरल सिक्योरिटी। बोले ठीक है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे को डेफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं है। और वही मैंने आपको बता दिया कि जब डिबेंचर एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी इश्यू होता है, या जब डिबेंचर जो प्राइमरी सिक्योरिटी के अलावा और हम सिक्योरिटी में किसी बैंक के पास मोर्गेज रखते हैं, दैट इज डिबेंचर इश्यू एज अ
कोलेटरल सिक्योरिटी। बोले बिल्कुल सही है सर, हमें यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। बोले ठीक है सर, नहीं है तो फिर चलते आगे। अब देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात वो अब शुरू करते हैं, जो एग्जाम में आपके 3 to 4 मार्क्स कैसे लाने हैं वो बताता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, आप थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। जर्नली देखना, अगर आपने बैंक से लोन लिया, बैंक से क्या लिया, अगर आप बैंक से लोन लेते हैं, क्या उसकी एंट्री करते हैं कि नहीं करते? बोले एंट्री होती है सर। क्या होती है सर? तो आप हमेशा याद रखना, उसकी एंट्री होती है बैंक से लोन होने की, बैंक अकाउंट डेबिट और टू बैंक लोन। बैंक अकाउंट डेबिट क्यों करते हैं? क्योंकि जब बैंक वाले जो हमें लोन देते हैं वो कैश में नहीं देते हैं, या तो आपको चेक देगी या फिर वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। जर्नली ये सिस्टम होता है। बोले सही है, सही तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो 11 में पढ़ाई। तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट। और बैंक लोन को क्रेडिट क्यों किया? बैंक को डेबिट तो इसलिए किया क्योंकि पैसा बैंक में आएगा, लेकिन बैंक लोन को क्रेडिट क्यों किया सर? बैंक लोन जो है बेटा, दैट इज द लायबिलिटीज ऑफ अवर कंपनी। बोले हाँ सर, ये तो लायबिलिटीज है हमारी कंपनी की। बोले ये भी ठीक है। अब आप बताइए, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, ये एंट्री की है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए आपने इस लोन के अगेंस्ट में कोई प्रॉपर्टी का पेपर मोर्गेज रखा है, क्या उसकी क्या एंट्री करते हैं आप लोग? बोले सर वो तो आपने कहां पढ़ाया था, प्रॉपर्टी के पेपर मोर्गेज रखने की तो कोई एंट्री बताई नहीं थी। बिल्कुल सही बोला आपने। जर्नली कोई अपन चीज उसके एडिशन या उसके मोर्गेज रखते हैं उस लोन के अगेंस्ट में, तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती, क्योंकि वो प्रॉपर्टी जा थोड़ी रही है, केवल थोड़े टाइम के लिए मैंने उसके पास रखी है। बोला हाँ सर, ये भी ठीक है। मैं केवल आपसे इतना ही पूछता हूं कि अगर आपको ये चीज समझ में आई है कि भी मैं कहने का मतलब है कि लोन लेने की तो एंट्री करनी ही करनी है, लेकिन उसके अगेंस्ट में जो आप सिक्योरिटी रख रहे हैं उसकी एंट्री हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि हम जो डिबेंचर इश्यू एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी करेंगे उसमें भी सेम टू सेम 2 केस है। मेरे हिसाब से तो करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर फिर भी हमारे यहाँ पर जो सिलेबस के अंदर है उसमें की हुई है, इसलिए मैं आपको समझाऊंगा। इस टॉपिक के 2 केस बनाएंगे हम। कितने केस बना देंगे? बोले 2। इफ एंट्री इज नॉट पास, इफ एंट्री इज नॉट पास और इफ एंट्री इज पास। तो ठीक है सर। अब कुछ बच्चे तो ये भी नहीं समझ पाते कि इफ एंट्री इज नॉट पास और इफ एंट्री इज पास का मतलब क्या है। यहां पर बच्चे बोलते हैं सर बैंक से लोन लेने की एंट्री नहीं करनी। अरे बैंक से लोन लेने की एंट्री तो हर किसी को करनी है। तो सर किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं जो बात कर रहा हूं कि आपने बैंक से लोन लिया तो वो तो एंट्री करनी है। अगर सबसे पहले मैं अगर बोलूं कि लोन टेकन फ्रॉम बैंक, लोन टेकन फ्रॉम बैंक, तो इसमें तो एंट्री करनी पड़ेगी। बोले उसमें सर, अरे दोनों में करनी है। बैंक से लोन लेने की एंट्री तो हर सिचुएशन में होगी। बोले क्या होगी सर? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। बोले यस सर। सर इसमें भी लोन टेकन फ्रॉम बैंक की एंट्री एज इट इज होगी जो मैंने यहां पर की है। तो बोले चेंज क्या है सर? अरे सुनिए तो सही एक बार, क्या चेंज है? जो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन पहले लिख लेते हैं, और आप भी मेरे साथ साथ में लिखते रहना ताकि बहुत यूजफुल होगा आपके लिए अगर आप बाद में कोई क्वेश्चन करेंगे तो। पहला तो ठीक है सर। अब क्या कहना चाहते हैं आप? अब हम ये कहना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए सेकंड ये है कि हमने डिबेंचर क्या किए, इश्यू किए एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, कोलेटरल सिक्योरिटी यहां पर भी किए। डिबेंचर सेम दोनों जगह हुए हैं। डिबेंचर हमने यहां पर भी इश्यू किए हैं, डिबेंचर इश्यू एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, यहां पर भी हुए और यहां पर भी हुए। अब यहां कंडीशन पढ़नी है बेटा कि इफ एंट्री इज नॉट पास, तो ये कहने का मतलब है कि जो डिबेंचर हम एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी इश्यू कर रहे हैं इसकी अपन एंट्री नहीं करेंगे। बोला अच्छा सर, अब समझ में आया। मतलब आप कह रहे हैं कि इस बैंक लोन की एंट्री नहीं, इफ एंट्री इज नॉट पास का मतलब है कि हमने जो डिबेंचर इश्यू की है एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, मतलब मोर्गेज रखे हैं यार। बार बार मैं बता रहा हूं, एडिशनल सिक्योरिटी दी है कंपनी ने, कोई पब्लिक में इश्यू नहीं की है कि फॉर कैश या अदर देन कैश, वो कोई नहीं है। यहां पर केवल एज अ सिक्योरिटी दिया है। बोले ठीक है सर। तो पहली केस तो यही है कि अगर आपको एंट्री नहीं करनी है तो इस केस में इसकी एंट्री होगी क्या? बोले नहीं होगी सर। तो सर इस केस में एंट्री होगी क्या? अरे ऊपर लिखा हुआ है तो क्या एंट्री होगी?
बोले होगी सर, एंट्री तो लिखा हुआ था तो होनी है। तो मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि अगर लिखा हुआ है तो फिर एंट्री होगी तो क्या होगी। बच्चे बोले देखो सर, ये डिबेंचर है आपके पास और ये डिबेंचर आपने किसको दे दिए, बैंक को दे दिए। अब ये डिबेंचर जो आपने बैंक को दिए हैं ये तो आपको वापस से मिल जाएंगे। बोले हाँ सर, तो अब इसकी क्या एंट्री करेगी, ना तो हमारे पास कोई कैश आया है, क्या करेगी। देखो मैं आपको बिल्कुल सिंपल सा बताता हूँ, मैं आपको एक पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ और बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट। आपके पास से डिबेंचर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बोले हाँ से जा रहा है। क्या डिबेंचर हमारी लायबिलिटीज है कि नहीं है, तो आप डिबेंचर को क्रेडिट कर दीजिए। डिबेंचर हमेशा क्रेडिट होता आपको पता हो। तो अगर मेरे पास कुछ कैश आता है या चेक आता है तो मैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर कर सकता हूं। अगर मेरे पास कोई असेट्स आती है तो मैं एंट्री कर सकता हूं असेट्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। ना तो मेरे पास कोई कैश आ रहा है और ना ही मेरे पास कोई असेट्स आ रही है, केवल और केवल हमने डिबेंचर रखे, वो एज ए मोर्गेज रखे हैं और ये भी डिबेंचर हमारे पास वापस से आ जाएंगे। किसको डेबिट करना है सर बताइए ना आप, एंट्री करनी है बेटा डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट और टू डिबेंचर अकाउंट। ये इंपॉर्टेंट एंट्री है, 1 मार्क्स से पूछी भी जा सकती है। खैर इस बार जो फॉर्मेट है उसमें तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन ये एंट्री है। जब हम बोलते हैं कि व्हेन डिबेंचर आर इश्यू एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी एंड व्हाट जर्नल एंट्री विल बी पास बाय द कंपनी, देन एंट्री विल बी पास डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट एंड टू डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर सस्पेंस को डेबिट करना है और डिबेंचर को क्रिएट करना। बोले ठीक है सर, क्या इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए सबसे मेन चीज तो ये है कि ये तो मैंने बताया एंट्री का कॉन्सेप्ट, किसका बता दिया, एंट्रीज तो ये होगी। लेकिन अब क्या क्वेश्चन बनता है एग्जाम में जब 3 मार्क्स का आता है, क्वेश्चन का मतलब ये है यहां पर कि इफ एंट्रीज पास एंड इफ एंट्रीज नॉट पास। मैं सबसे पहले अलग अलग दोनों कंडीशन बताऊंगा। अगर आपसे पूछा जाए कि इफ एंट्रीज नॉट पास और उसमें क्या हमें एक ही एंट्री करनी है या सर कुछ और भी पूछा जा सकता है। देखो मैं आपको पहले ही बताता हूं, अगर क्वेश्चन में लिखा जाए कि इफ एंट्रीज नॉट पास तो आप समझ जाना कि डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर वाली एंट्री नहीं करनी। बोले हाँ सर समझ गए। और जब लिखा था कि इफ एंट्रीज पास तो आपको जर्नल एंट्री करनी है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। और क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि हाउ कैन शो इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। इसको बैलेंस शीट में शो भी करना है, जो आपने बैंक से लोन लिया है और जो आपने डिबेंचर एज ए मोर्गेज रखे हैं उसकी एंट्री भी करनी है और साथ में उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट में शो भी करना है। दूसरी बात, जब डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी आप मोर्गेज रख रहे हैं तो उसमें जब एंट्री कर रहे हैं तब भी उसको बैलेंस शीट में शो करना है और जब आप एंट्री नहीं कर रहे हैं तो भी बैलेंस शीट में शो करना है। दोनों को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बैलेंस शीट में शो किया जाता है, वो मैं आपको बताता हूं फटाफट से। देखिए अगर मैं ये बोलूं कि मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप इफ एंट्री इज नॉट पास को फॉलो करते हैं, एंट्री इज नॉट पास, बोले हाँ सर, तो इसका मतलब एक एंट्री होती है जनरली और कौन सी होगी, वो भी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। पहले समझ लीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। बोले यस सर। और दूसरी एंट्री क्या होगी सर, तो दूसरी एंट्री कुछ नहीं होगी सर, क्योंकि लिखा हुआ है कि जो हम डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी इश्यू कर रहे हैं उसकी एंट्री नहीं करनी है। बोला हाँ सर, बिल्कुल सही बोला आपने। क्या होता है सर इसका फॉर्मेट, क्या करना बैलेंस शीट में। अगर आपसे कभी बैलेंस शीट पूछे तो बैलेंस शीट में क्या ध्यान रखना, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे ये बैलेंस शीट है, ये नोट्स नंबर और ये अमाउंट, छोटी सी बैलेंस। मैं आपको खाली ये जो डिबेंचर इश्यू किए हैं एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी और आपने जो बैंक से लोन लिया है उसका क्या ट्रीटमेंट करना है, कैसे दिखाना है। सबसे पहले आते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज। बोले हाँ सर, इक्विटी एंड लायबिलिटीज तो होती है। अब इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड के अंदर जो शेयर होल्डर फंड वगैरह वो सब नहीं लिखना है, ठीक है सर। तो क्या लिखना है, सीधा लिखना है नॉन करंट, बोले लायबिलिटीज। बोले हाँ सर, लिख लेंगे। फिर उसके बाद में लिखना है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अरे ये बैंक लोन और डिबेंचर कहां जाते हैं सर, बोले बोरोइंग्स में जाते हैं, तो यहां लिखना है बेटा लॉन्ग टर्म बोरोइंग। बोले अच्छा सर। और यहां लिखना नोट्स अकाउंट नंबर 1 और यहां आप आ जाइए। क्या बोला सर, समझ में नहीं आया। हम कर रहे हैं बेटा कि अगर जर्नल एंट्री पास नहीं करते तो एक एंट्री तो करी होगी बैंक से लोन लेने की, बोरोइंग तो है कि नहीं। बोले है सर, तो इस बोरोइंग को यहां पर दिखाना है, कितने रुपए का बोरोइंग है वो बता देना। नोट्स टू अकाउंट कैसे बनाना वही बताता हूं। नोट्स टू अकाउंट कैसे बनते हैं वो मैं आपको सिखा देता हूं।
देखो अगर नोट्स टू अकाउंट नहीं आएगा तो आपके पूरे मार्क्स नहीं आएंगे, केवल लॉन्ग टर्म बोरिंग लिख के आने से काम नहीं चलेगा। लॉन्ग टर्म बोरिंग को हमने कहां से फाइंड आउट किया, जो फिगर आया है वो कैसा आया वो दिखाना पड़ेगा। देखना सबसे पहले आप लिखेंगे, अब देखिए ये है अपना नोट्स टू अकाउंट का, मैं बना देता हूं पहले वही फॉर्मेट सेम। सबसे पहले लिखना आपको लॉन्ग टर्म बोरिंग, नोट्स टू अकाउंट नंबर 1 और लॉन्ग टर्म बोरिंग। बोला हाँ सर। अब ये जो लॉन्ग टर्म बोरिंग है वो कहां से आया, मैंने लिखा है लॉन्ग टर्म बोरिंग। अब लॉन्ग टर्म बोरिंग कहां से आया सबसे पहले ये बताता हूं आपको। सबसे पहले लिखना है ये लॉन्ग टर्म बोरिंग जो आया है वो हमारा आया है कि हमने लोन लिया है। क्या लिया है, लोन। और अगर लोन लिया तो कहां से लिया, तो अपन लिखेंगे ऐसे, लोन टेकन फ्रॉम बैंक, बस। अरे लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर आगे वाले को बताना तो पड़ेगा ये लॉन्ग टर्म बोरिंग है किस चीज का है, बैंक से लोन लिया हुआ है कि डिबेंचर इश्यू किए हुए, क्या है। तो सर आपने डिबेंचर भी तो रखे इश्यू, या इश्यू की मोर्गेज रखे ना, उसका भी ट्रीटमेंट समझाएंगे। लोन टेकन फ्रॉम बैंक है और वो कितना है सर, जो भी फिगर है वो आप लोन टेकन फ्रॉम बैंक लिख लीजिए यहाँ पर। और जो भी आप लोन टेकन फ्रॉम बैंक लिखा आपने, जैसे मान लीजिए आपने 10 लाख का लोन लिया, अगर 10 लाख का लोन लिया है तो आप 10 लाख के लोन को आप लिख लीजिए यहाँ पर। बोले हाँ सर। फिर अब यहाँ पर 10 लाख का लोन लिखेंगे, लेकिन उसके अगेंस्ट में आपने डिबेंचर मोर्गेज रखे कि नहीं रखे, बोले मोर्गेज तो रखे, लेकिन क्या उसकी एंट्री की है क्या आपने, एंट्री तो नहीं की, एंट्री तो केवल इसकी की है। तो ये बैंक लोन तो मैंने यहाँ दिखा दिया है लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर। बोले हाँ सर। नीचे एक ऐसे डिस्क्रिप्शन में लिख लीजिए कि हमने क्या कर रखा है। डिस्क्रिप्शन क्या लिखना है सर उसके बारे में बता दीजिए आप। देखिए डिस्क्रिप्शन में आप लिखेंगे कि हमने इश्यू किए, इश्यूड बाय, सॉरी, हमने जो डिबेंचर जो मोर्गेज रखे वो किसके लिए रखे, तो ये जो डिबेंचर इश्यू किए उसमें लिखना ये जो लोन लिया है ये सिक्योर है, सिक्योर्ड बाय इश्यू ऑफ डिबेंचर, जितने भी डिबेंचर लिख लेना, इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। बोले हाँ सर लिख लेंगे। इससे क्या होगा, अरे इससे कुछ नहीं होगा, आप डिफरेंस देख लेना। इससे इतना ही होता है कि आपने जो लोन लिया है वो किसके अगेंस्ट में सिक्योर है, वो हमें नीचे ऐसे डिस्क्रिप्शन में दिखेगा। और जो ये फिगर यहां पर आएगा, जैसे इसकी टोटल की ये 10 लाख है, टोटल का मतलब ये 10 लाख और ये का ये 10 लाख यहां लिखना है। मतलब एंट्री हम केवल एक ही कर रहे हैं, वो भी किसकी, बैंक से लोन लेने की। और एंट्री जब एक कर रहे हैं तो ये लोन ही दिखाना है खाली यहाँ पर, तो दूसरा तो कुछ दिखाना ही नहीं है। तो डिबेंचर वगैरह, अरे डिबेंचर जो आपने इश्यू किए है एज ए सिक्योरिटी इश्यू किए हैं, तो इस लोन के नीचे जस्ट नीचे लिखना है कि दिस लोन इज सिक्योर्ड बाय इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, ताकि कोई भी बंदा बैलेंस शीट देखेगा तो उसको यह पता चलेगा कि कंपनी ने बैंक से लोन लिया है, और जो लोन लिया है वो अनसिक्योर नहीं है, वो सिक्योर है। और वो सिक्योर किसके अगेंस्ट में है, तो हमने डिबेंचर कंपनी ने क्या किया, या फिर कंपनी ने क्या किए, मोर्गेज रखे हैं। बोले ठीक है सर। और इफ एंट्रीज पास होता तो, अरे तो क्या होता, तो भी बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर एंट्री पास होती, इफ एंट्रीज पास, कितनी एंट्रियां होती उस सिचुएशन में, 2 एंट्री होती। पहली बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, ये तो लोन लेने की एंट्री हो जाती। बोले यस सर। 5 लाख का मान लीजिए लोन लिया, 10 लाख का आपने डिबेंचर इश्यू किया, तो डिबेंचर इश्यू कर उसकी भी तो एंट्री करनी पड़ेगी। बोले हाँ सर। क्या एंट्री होती है सर, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, अभी आपने बताया था, मैंने मान लीजिए 10 लाख के इश्यू किए, जितने के भी इश्यू करो उतना लिखना है। बोले ठीक है। ये देखो बैलेंस शीट, यहां लिखना आपको लॉन्ग, वापस से वही नॉन करंट लायबिलिटीज, सेम टू सेम ये देखना, यहां पर कोई चेंज नहीं आएगा। और यहां लिखना है लॉन्ग टर्म बोरिंग। बोले यस सर। थोड़ा मैं फास्ट लिख रहा हूं, आप लोग लिखते रहना साथ साथ में। ये लिखा मैंने लॉन्ग टर्म बोरिंग। बोले यस सर। अब देखना, मैं आपसे ये पूछता हूं कि क्या ये लॉन्ग टर्म बोरिंग का नोट्स टू अकाउंट नंबर 1 बनाना पड़ेगा नहीं पड़ेगा। बोले हाँ सर बनाना पड़ेगा। ये लिखा मैंने नोट्स टू अकाउंट नंबर 1, और किसका लिखा है, लॉन्ग टर्म बोरिंग का। बोले यस सर। अरे लॉन्ग टर्म बोरिंग फिर से आपको दिखाना है कि लॉन्ग टर्म बोरिंग किसका है, वही है लोन टेकन
फ्रॉम बैंक, नहीं है क्या? अरे ये बैंक लोन है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। अरे बैंक लोन को दिखा रहा हूं मैं यहाँ, ये यहाँ पर दिखा दिया लोन टेकन फ्रॉम बैंक। बोले अच्छा सर। अब लोन टेकन फ्रॉम बैंक जो है वो कितना है? सबसे पहले मान लीजिए मैंने कितने का लोन लिया, बस आपने तो 5 लाख का लिया था, लिख लीजिए यहाँ पर लोन टेकन फ्रॉम बैंक कितना, 5 लाख। फिर और वो भी थोड़ा सा आउटर कॉलम में लिखिए, लोन टेकन फ्रॉम बैंक जो लिखना है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ लिखना है। बोला अच्छा सर। देखो वहां पर कुछ भी चेंज नहीं आएगा। फिर सर, फिर आप लिखेंगे कि आपने डिबेंचर इश्यू किए कि नहीं किए? बोले हाँ सर डिबेंचर इश्यू किए हैं। तो जो भी डिबेंचर इश्यू किए हैं वो भी लिख लेना है कि आपने ये डिबेंचर इश्यू भी लॉन्ग टर्म बोरिंग का ही पार्ट है, लोन भी बोरिंग का पार्ट है, और इश्यू ऑफ डिबेंचर भी किसका पार्ट है? बोरिंग का ही पार्ट है। तो डिबेंचर इश्यूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। बोला हाँ सर। और कितने का है? तो 10 लाख का है, तो यहां लिख लीजिए 10 लाख। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 10 और 5 प्लस हो जाएगा। देखिए ये भी मैंने लिख लिया, बैंक लोन भी लिख लिया है और ये डिबेंचर भी लिख लिया है, लेकिन इसमें से क्या करना है? ये जो डिबेंचर सस्पेंस को आपने जो डेबिट किया है वो इसमें से लेस करना है। लेस कर दीजिए इसमें से डिबेंचर सस्पेंस, लेस क्या कर दीजिए? डिबेंचर सस्पेंस। और वो भी कितने का है? अरे वो भी 10 लाख का है। जब एंट्री जब आपने की थी तो एंट्री की थी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, तो डिबेंचर क्रेडिट हुआ था 10 लाख से, वो आपने यहाँ लिखा है, लेकिन डिबेंचर सस्पेंस डेबिट भी तो हुआ है, उसको लेस कर दीजिए। बाहर फिगर जो आएगा वो 0 आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। और फिर जो रिमेनिंग बचा फिगर 5 लाख प्लस 0 इज इक्वल टू अगेन 5 लाख, और यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म बोरिंग के सामने आने वाला है वो ऐसे 5 लाख आने वाला है। सर क्या डिफरेंस है? समझ में नहीं आया बराबर से। अरे क्या डिफरेंस देखो ना, जब एंट्री पास नहीं होती है तो ये डिबेंचर और डिबेंचर सस्पेंस दिखाने की जरूरत नहीं है। केवल जो आप दिखाते हैं बोरोइंग्स के अंदर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर जो लोन टेकन फ्रॉम बैंक है उसके नीचे केवल डिस्क्रिप्शन लिखना है, थोड़ा सा एक नरेशन के टाइप में लिखना है कि सिक्योर बाय, ये जो लोन है वो सिक्योर बाय इश्यू ऑफ डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। लेकिन सर उसमें दिखाना डिबेंचर भी, लोन टेकन फ्रॉम बैंक तो है 5 लाख, डिबेंचर कितने इश्यू की एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी 10 लाख, और उसमें से लेस कर दीजिए डिबेंचर सस्पेंस, तो बाहर आ जाएगा 0, और ये अगेन वापस से 5 लाख यहां लिखना है। बोले सर बिल्कुल समझ में आ गया है। बोले क्वेश्चन करवा दें? अरे क्वेश्चन भी करवा दो, 5 मिनट का काम है। देखो एक क्वेश्चन ले रखा है मैंने, क्या है क्वेश्चन समझना इसको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा हुआ हयात लिमिटेड टुक लोन ऑफ ₹8 लाख फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। समझते रहना क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हयात लिमिटेड टुक लोन ऑफ ₹8 लाख फ्रॉम द SBI एंड इश्यूड 10,009% डिबेंचर ₹100 ईच एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। वो मैंने मेरी लैंग्वेज में समझा दिया। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन जो मिलेंगे वो किस टाइप से मिलेंगे उसके लिए मैं एक एग्जांपल करवा रहा हूं, क्वेश्चन करवा रहा हूं। देखो लोन लिया है और डिबेंचर भी इश्यू की है एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। बोले हाउ विल इश्यू ऑफ डिबेंचर बी शोन इन द बैलेंस शीट, कि आप जो डिबेंचर इश्यू करेंगे उसको बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे। और पहला केस क्या लिखा हुआ है? इफ जर्नल एंट्री इज नॉट पास, और सेकंड में लिखा हुआ इफ जर्नल एंट्री इज पास। मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन 2 टाइप से पूछा जा सकता है, और दोनों टाइप से पूछ रहा है तो दोनों टाइप से बैलेंस शीट में बनाना है। मैं एंट्री वापस से बार बार नहीं बताऊंगा, मैं केस 1 समझाता हूं आपको सीधा। क्या समझाऊंगा? केस 1। और केस 1 क्या है हमारा कि इफ एंट्री इज नॉट पास, ये मेरा पहला केस है। तो आप समझ गए होंगे सर इफ एंट्री इज नॉट पास का मतलब जो डिबेंचर हमने एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी इश्यू की है उसकी एंट्री नहीं की होगी, केवल और केवल जो आपने एंट्री की होगी वो बैंक से लोन लेने की होगी। बोला हाँ। अब देखिए इसको वैल्यूएशन में कैसे दिखाते हैं। एंट्री लिखो क्या? एंट्री ए की होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, ये तो होगी एंट्री। अब इसको कहाँ दिखाना है? इसको बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे? सर लोन कितना लिया है? लोन जो मैंने लिया वो कितने का लिया? 8 लाख का लिया है। बोला अच्छा सर, तो ये लिख लीजिए 8 लाख। हाँ सर। डिबेंचर जो इश्यू कर रहे हैं वो कितने कर रहे हैं? 10,000 डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं, और एक डिबेंचर कितने का है? 100 का है। मतलब कितने लाख के डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं? तो 10 लाख के डिबेंचर इश्यू कर रहे हैं, लेकिन इसकी एंट्री नहीं करनी है क्योंकि पहला केस कहता है कि एंट्री इज नॉट पास। बोले हाँ सर, बनाइए बैलेंस बनाइए। देखो बहुत छोटा सा है, वही इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिख लेना, नॉन करंट लायबिलिटीज लिख लेना, उसके अंदर क्या लिखेंगे? लॉन्ग। ये फिक्स क्वेश्चन है यार, इतना तो कोई बच्चा पढ़ के भी जा सकता है, इतना तो कोई याद करके भी जा सकता है। लॉन्ग टर्म बोरिंग। अब आप बताइए बैंक से लोन कितना लिया है? 8 लाख का। अब ये 8 लाख डायरेक्ट यहाँ नहीं लिखना है, इसके लिए यहाँ पर नोट्स अकाउंट नंबर 1 दबाना है। आएगा तो 8 लाख ही, लेकिन कैसे देखना?
यहां लिखिए आप नोट्स टू अकाउंट नंबर, ये नोट्स टू अकाउंट है बेटा, और ये अमाउंट है। तो ये नोट्स टू अकाउंट नंबर जो 1 है, इसमें आप लिखेंगे जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग लिखेंगे। अब वो जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग लिखेंगे वो क्या है, वो लिखना ऐसे लिखना, लोन टेकन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। बोले ठीक है सर, कितने का लोन लिया आपने, तो सर हमने जो लोन लिया है वो 8 लाख का लिखा है, ये हमने यहां पर दिखा दिया, बैंक लोन को मैंने यहां पर दिखा दिया। बोले ठीक है सर, नीचे क्या डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा नहीं लिखना पड़ेगा, बोले लिखना पड़ेगा सर। जब हम डिबेंचर इश्यू करने की एंट्री नहीं करते हैं तो नीचे एक डिस्क्रिप्शन लिखना है एक लाइन के अंदर, और क्या लिखना, देखो ये जो लोन है वो सिक्योर्ड बाय इश्यू ऑफ, या सिक्योर्ड बाय $10,000, सिक्योर्ड बाय 10,000 9% डिबेंचर, ऐसा अगर लिखोगे तो और अच्छा, 10,000 9% डिबेंचर एट द रेट ₹100 each और इश्यू एज कोलेटरल सिक्योरिटी। अगर आप इतना दिख लोगे और यही 8 लाख रुपीज आपको वापस से कहां लिखना है, तो यहां लिखना है, जितने का लोन लिया वो यहां लिखना है बेटा। लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर लोन टेकन फ्रॉम एसबीआई, तो ये एसबीआई से लोन लिया वो किसके अगेंस्ट में सिक्योर है, तो 9% डिबेंचर है, 10,000 डिबेंचर थे, 100 ईच वाले थे। बोले इतना सही लिखना सर, अरे ये केस 1 हो गया है, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो छोड़ के मत आना, एग्जाम में 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। सर वो अगर एफ एंटीज पास होता तो भी मैंने समझा रखा है, फिर भी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। अगर मैंने समझाया, अभी जस्ट से समझाया, मान लीजिए एफ एंटीज पास होता तो भी देखो कोई चीज नहीं, दोनों में सेम टू सेम फिगर आ रहे हैं, आप देख लेना। बोले क्या लिखेंगे अपन यहां पर, सर नॉन करंट लायबिलिटीज, और यहां पर सर लॉन्ग टर्म बोरिंग। बोले बिल्कुल सही है, और लॉन्ग टर्म बोरिंग जो लिखते हैं आप, इसमें नोट्स अकाउंट नंबर 1 और अमाउंट यहां पर छोड़ कर दिए। एंट्री कितनी करी इस बार आपने, 2 की है सर हमने, एक तो की है बैंक से लोन लेने की, वो तो एंट्री की है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। बोले हाँ सर ये तो की है, और दूसरी जो आपने एंट्री की होगी वो की होगी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट और 2 डिबेंचर अकाउंट। बोले ये भी की है सर, की है क्या, बोले ये कितने से की है सर, ये की है 8 लाख से, और ये कितने से की होगी तो 10 लाख से। इससे कोई मतलब नहीं होता कि आपने एंट्री कितने से की है, आप जितने डिबेंचर मोर्गेज की है वो यहां लिख लीजिए, और कितने का लोन लिया वो यहां लिख लीजिए। अब बता दो नोट्स अकाउंट, ये फटाफट से खत्म कर रहा हूं। ये नोट्स अकाउंट में क्या होता है वो देख लेना। नोट्स अकाउंट में सबसे पहले लिखेगी लॉन्ग टर्म बोरिंग, बोले यस सर। अब लॉन्ग टर्म बोरिंग में आप लिखो कि लोन टेकन फ्रॉम बैंक, मतलब वही लोन टेकन फ्रॉम एसबीआई, कोई भी हो सकता है, और बैंक लिखोगे तो भी कोई गलत नहीं है। ये थोड़ा बाहर की कॉलम में लिखो, कितने का लोन लिया है, बोले 8 लाख का लिया सर। अरे लोन का तो कितने का लिया, तो 8 लाख का लिया है, लेकिन इसके लिए क्या डिस्क्रिप्शन लिखना है, इसके लिए डिस्क्रिप्शन थोड़ी लिखना है, इसके लिए तो आपने एंट्री की है नहीं यार, इन डिबेंचर को दिखाना है, लिखना है आपको कितने % वाले डिबेंचर थे। देखो आप लिखा हुआ है 9% डिबेंचर, देखो यहां पर लिखना है 9% 10,000 डिबेंचर एट द रेट ₹100 each इश्यू एज कोलेटरल सिक्योरिटी, ये लिखा आपने। तो इसका फिगर कितना है, 10,000 into 100, तो कितना है ऐसे, इसका फिगर है 10 लाख, लेकिन मैंने बोला ये थोड़ा इनर कॉलम में लिखना। और ये जो डिबेंचर सस्पेंस है बेटा, ये भी 10 लाख का, ये इसमें से लेस कर दीजिए, लेस डिबेंचर सस्पेंस, और वो कितने का, तो सर वो भी 10 लाख का है। तो अब बताइए 10 लाख में से 10 लाख माइनस हुआ, तो ये बताइए यहां पर फिगर कितना आएगा, 0 आएगा। तो फिर लोन टेकन फ्रॉम एसबीआई 8 लाख है, और इसमें 0 है, तो दोनों को प्लस करेंगे तो फिगर वापस से कितना आएगा, 8 लाख ही आएगा। यहां पर भी कितना लिखूंगा, 8 लाख। आप पिछली सिचुएशन को देखिए, यहां पर भी 8 लाख ही लिखा, देखो आप बोलो यहां कितना लिखा है मैंने, बोले 8 लाख, लेकिन नीचे जो नोट्स अकाउंट है उसको दिखाने का तरीका देखो थोड़ा सा अलग है। जब एंट्री नहीं करते तो एक डिस्क्रिप्शन में आपको नोट लिखना है कि हमने इसके अगेंस्ट ये लोन है वो सिक्योर है एज अ डिबेंचर इश्यू एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। बोले हाँ सर। और जब अपन एंट्री करते हैं, तब ऐसा नहीं करना है, तब हमें 2 एंट्री करनी होती है, लेकिन यहां पर जो लिखते हैं लोन टेकन फ्रॉम एसबीआई, उसके साथ में नीचे एक और दिखाना है कि हमने 9% डिबेंचर इश्यू किए, क्योंकि उसकी एंट्री की है हमने, लेकिन उसमें से लेस हो जाता डिबेंचर सस्पेंस। तो इन दोनों में 8 लाख में और यहां पर 8 लाख में, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, दोनों में 8 लाख ही आता है, इनमें कोई फर्क नहीं है, केवल नीचे जो दिखाने का तरीका होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है।
बोले सर आपके कहने का मतलब डिबेंचर इश्यू एज ए क्वालिटी सिक्योरिटी की 2 ही क्वेश्चन आ सकते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, और वो दोनों मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा ये तो पढ़ के जाना है बेटा, जब एंटी पास होती है तो क्या करना है और एंटी पास नहीं होती है तो क्या करना है। पहले तो एंटी पढ़ के जाना। एंटी पास नहीं होती है तो बैंक से लोन लेके एंटी आनी चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। और अगर एंटी पास होती है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन तो है ही, और साथ में डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। अगर एंटी पास नहीं होती है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिखाना है कि जो लोन आपने लिया है सिक्योर्ड बाय डिबेंचर इश्यू एज ए क्वालिटी सिक्योरिटी। और दूसरी बात, जब आपने एंट्री दिखाई है तो आपको ये डिस्क्रिप्शन नहीं दिखाना है, जो लोन टेकन फ्रॉम बैंक लिखा है उसी के नीचे दिखाना 9% डिबेंचर इश्यू एज अ क्वालिटी सिक्योरिटी, और उसमें से लेस कर दीजिए डिबेंचर सस्पेंस, तो बाहर आ जाएगा 0। और जो आपने लोन टेकन फ्रॉम बैंक है उसकी और टोटल जो है दोनों की जो बाहर लिखेंगे वो एज इट इज ही आएगी, जो फर्स्ट केस में और सेकंड केस में आती है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों ने एक और क्वेश्चन पूछा है हमारे इस टॉपिक के अंदर, तो बच्चों की बहुत सारी क्वेरी है। इस के अलावा एक टॉपिक है जिसका नाम था राइट ऑफ करना है डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। अलग वीडियो नहीं बना रहा हूं, 5 मिनट का टॉपिक है खाली, वो यहीं बता देता हूं। कोई भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो कर लोगे आप। देखो हमें राइट ऑफ करना है, किसको राइट ऑफ करना है सर? अगर हम डिबेंचर जो इश्यू करते हैं और वो डिस्काउंट पे इश्यू करते हैं तो वो डिस्काउंट को राइट ऑफ करना है। सर ये लॉस क्या है? आपने अगर वो 7 कंडीशन या 6 कंडीशन जो पड़ी होगी उन कंडीशनों के अंदर आपने लॉस को भी डेबिट किया होगा। सर लॉस को डेबिट कब करते थे? जब मैंने आपको बताया था कि कंपनी का जो कंपनी जो है डिबेंचर का जो रिडेम्पशन करेगी और वो अगर फ्यूचर में प्रीमियम पे करेगी तो जो फ्यूचर में जो लॉस होने वाला है उसको आपने आज ही दिखाया था एट द टाइम ऑफ इश्यू। तो आपने बीच में लिखा था लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। ये दोनों एक टाइप का लॉस है, डिस्काउंट भी लॉस है और ये भी लॉस है। अब इनको क्या करना है? राइट ऑफ करना है। तो बहुत सारे बच्चे समझ में नहीं आता है कैसे है ये एंट्री कैसे होगी, पहले ही बताता हूं। ये दोनों क्या चीज है? आप इश्यू करने की एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। मान लीजिए टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। हाँ सर। अब मान लीजिए कोई डिबेंचर था वो 100 का था, इश्यू जो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं 90 के अंदर। ये डिबेंचर की फेस वैल्यू है, ये इसका इश्यू प्राइस है, हम 10 रुपीज का डिस्काउंट दे रहे हैं, और जो हम इसका रीपेबल होगा या रिडेम्पशन जो होने वाला है वो 105 पे होने वाला है। बोला अच्छा सर। तो देखिए 2 बार लॉस है, इश्यू भी किस पे हो रहा है? डिस्काउंट पे हो रहा है, ये भी लॉस है, और जो रिडेम्पशन करना है उसके लिए भी हमें ज्यादा पैसा देना है, तो लॉस तो ही है। उस सिचुएशन में एंट्री क्या होती थी मैं आपको बताता हूं। आप एंट्री करते थे बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, कितने रुपए से? अरे जितने में इश्यू किया है। बोले 90। बोले हाँ सर, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या डिबेंचर अकाउंट में जब ट्रांसफर करना होता था एंट्री करते थे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 90 रुपीज, और 2 यहां पर लिखते थे अपन डिबेंचर अकाउंट, लेकिन इसमें हमेशा फेस वैल्यू लिखते थे, और वो कितना लिखते थे? बोले 100 लिखते थे सर। तो सर आपने डिस्काउंट दिया, ये बीच में लिखना पड़ेगा। हाँ, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, और वो डेबिट होता था। और कितने से डिस्काउंट दिया है? तो 10 रुपीज का दिख रहा है आपको। बोले हाँ सर। फेस वैल्यू 100 थी और इश्यू कितने में किया? 90 में। काम यहीं पर खत्म नहीं हुआ है। मैंने बोला था कि ये याद रखना बेटा कि अगर फ्यूचर में रिडेम्पशन प्रीमियम पे होता है तो वो भी लॉस आपको यही दिखाना है। इसलिए यहां पर एक वर्ड लिखते थे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट सर 5 रुपीज, और ये 5 रुपीज को नीचे दिखाते थे। ये लॉस किसका है? तो इसको हम बोलते थे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। बोल हाँ सर बिल्कुल सही है। तो ये तो आपने एंट्री पहले करा रखी जब आपने 6 कंडीशन पढ़ाई थी। 90 + 10 100, 100 + 5 105, और नीचे में कितना हो गया? 105 हो गया। ये तो सर आपने एंट्री पहले कराई थी। अरे मैं अब जो बता रहा हूं, अब जो मेरा टॉपिक है इसको रिटर्न ऑफ करना बता रहा हूं। बस 5 मिनट और लेता हूं। ये डिस्काउंट और ये लॉस है, इनको राइट ऑफ कैसे करते हैं यही वाला है। अगर मैं डायरेक्ट टॉपिक को बोलूंगा कि रिटर्न ऑफ करना है, किसको रिटर्न ऑफ करना है? अरे ये लॉस है बेटा, ये डिस्काउंट और लॉस दोनों क्या है? लॉस है। ये हमारी बुक्स के अंदर है और इसको हम क्या करना चाहते हैं? अब रिटर्न ऑफ करना चाहते हैं। बोले कैसे करेंगे सर रिटर्न ऑफ? बताइए सर। देखिए अब रिटर्न ऑफ कैसे करते हैं। रिटर्न ऑफ का मतलब होता है बेटा इनको खत्म करना है। तो बोले खत्म कैसे करेंगे? अगर इनको खत्म करना चाहते हो आप तो क्या करो? इनको तो कर दो क्रेडिट। इनको क्या कर दीजिए आप? क्रेडिट कर दीजिए। और क्रेडिट करके सर डेबिट किसको करें? ये मेन समस्या है। देखो अब इसको सीक्वेंस से पढ़ना पड़ेगा। आप अगर इनको राइट ऑफ करना चाहते हैं इन दोनों को,
तो इन दोनों को राइट ऑफ करने के लिए दोनों को क्रेडिट कर दीजिए, या फिर कोई भी एक पॉइंट हो, जैसे मान लीजिए डिस्काउंट को राइट ऑफ करना है तो टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, सर लॉस हो तो भी क्रेडिट होगा क्योंकि पहले डेबिट हो चुका है। मैं डायरेक्ट एंट्री बताता हूँ राइट ऑफ करने की तो आपको समझ में नहीं आती, पहले ही हमने इसको क्या कर दिया था, डेबिट कर दिया था एट द टाइम ऑफ इश्यू, और अब हम इसको राइट ऑफ करें तो हम इनको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। बोले अब आपको पता भी चला होगा कि सर क्रेडिट क्यों करेंगे, बोले हाँ सर, इन दोनों को आपको करना पड़ेगा क्रेडिट, लेकिन डेबिट किसको करेंगे उसका एक सीक्वेंस है। सबसे पहले जो राइट ऑफ होते हैं बेटा वो होते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम में से। अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट और टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कर सकते हैं। लेकिन सर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है तो कोई कैपिटल रिजर्व है तो कैपिटल रिजर्व में से भी कर सकते हैं, और वो भी नहीं है तो फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में से। ये इसका सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट मतलब क्या है सर, मान लीजिए आपके लॉस हुआ है और वो टोटल लॉस हुआ है 15 रुपीज का, 10 रुपीज का तो डिस्काउंट था और ये था। अब आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम है तो सही, लेकिन पूरा 15 नहीं, मान लीजिए आपके पास 10 ही है, 10 रुपीज का तो क्या है सिक्योरिटी प्रीमियम है, बस इतना ही लिखा हुआ है कि 10 रुपीज का आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम अवेलेबल है। तो 10 रुपीज या 9 रुपीज जो भी है, मान लीजिए 9 रुपीज लिख लेता हूं, सिक्योरिटी प्रीमियम आपके पास कितने रुपए का अवेलेबल है। तो अब आप इसको खत्म कैसे करेंगे, इन दोनों को तो क्रेडिट करना पड़ेगा, तो 10 + 5 15 हो गया। लेकिन अब हमारे पास पहले तो सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज करो, है कि नहीं है, बोले है सर, और बाकी अगर कुछ भी नहीं है तो फिर बाकी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल तो है ही है, तो कितने रुपए का स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का यूज कर देंगे, 6 रुपीज से, और इसको अपन राइट ऑफ कर देंगे। सीक्वेंस ध्यान रखना, डिस्काउंट और जो लॉस को राइट ऑफ करते हैं, सबसे पहले अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम अवेलेबल है तो पहले सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज करो, और सिक्योरिटी प्रीमियम अवेलेबल नहीं है तो फिर आप पीएनएल का यूज कर सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का। ऐसे क्वेश्चन आएंगे बेटा और इसको आपको करना है। कभी कभार इसका अकाउंट भी बनाने का पूछा गया है कि आप इसका डिस्काउंट का अकाउंट बना के बताइए। तो देखो अकाउंट कैसे बनता है, मैं आपको समझाता हूँ। यहां पर डिस्काउंट क्या हो रहा है बेटा, या लॉस क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो देखो यही समझाता हूँ। ये जैसे मान लीजिए मैंने लिखा डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, बोले हाँ सर। अब बताइए दोनों क्या हो रहे हैं, दोनों डेबिट हो रहे हैं, तो पोस्टिंग किस साइड में होगी, तो डेबिट साइड में होगी। क्या लिखेंगे, टू डिबेंचर अकाउंट लिखेंगे। कितने रुपए का लॉस हुआ डिबेंचर के ऊपर इश्यू करते समय, तो 10 रुपीज का। और ये जो लॉस है इसकी, ये किसका है, तो टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, वो कितने का सर, 5 रुपीज का। ये डेबिट साइड में लिखा। अब इसको खत्म करने के लिए आपने एंट्री क्या की है सर, खत्म करने के लिए एंट्री की थी हमने सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 9 रुपीज, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट और 2 डिस्काउंट और 2 लॉस। तो आप बताइए ये दोनों ही क्रेडिट हो रहे हैं, पोस्टिंग किस साइड में होगी, क्रेडिट साइड में होगी। लिखना क्या पड़ेगा, लिखना पड़ेगा सर बाय सिक्योरिटी प्रीमियम, बाय सिक्योरिटी प्रीमियम, वो तो कितने रुपए से, 9 रुपीज से, और बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल वो कितना लिखा था हमने, 6 रुपीज से। इधर की भी टोटल कितनी होगी, तो 15 होगी, इधर की भी टोटल कितनी होगी, तो 15 होगी। इस तरह से आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिस्काउंट और लॉस को अपन राइट ऑफ करते हैं, उसका आप अकाउंट बना के बताइए। तो अकाउंट बनाने में कुछ नहीं करना है, डिस्काउंट को डेबिट किया है, पोस्टिंग डेबिट साइड में कर दीजिए। 2 डिबेंचर अकाउंट क्या कर लीजिए, 2 डिबेंचर अकाउंट। राइट ऑफ किससे कर रहे हैं, वो राइट ऑफ करेंगे तो बाय साइड में लिख लीजिए। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम से पूरा हो जाता है तो केवल बाय सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है तो बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, और दोनों से कर रहे हैं तो बाय सिक्योरिटी प्रीमियम एंड बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। ध्यान जरूर रखना, सिक्योरिटी प्रीमियम का पॉइंट गलत करके आते बच्चे, ये विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग। तो उम्मीद करता हूं कि मैंने ये जो क्लास ली है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने क्या बताया है, 2 टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है। पहला जो टॉपिक था वो था डिबेंचर इश्यू एज ए क्वालिटेटिव सिक्योरिटी, और सेकंड जो टॉपिक था वो था हमारा कि राइट ऑफ करिए आप डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को। ये दोनों ही टॉपिक मैंने समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे समझ में आए होंगे। आप अपनी बुक्स के अंदर जो भी आपके पास बुक्स अवेलेबल हैं उससे प्रैक्टिस करिए, और कोई भी क्वेश्चन में डाउट आए तो आप हमें कमेंट करके बताइए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें और लाइक करें अगर आपको पसंद आता है।